हाँ समझ गए ना तुम लोग 90% लाओ, कौन क्या लाया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, रेसिस्टेंस एंड देयर कॉम्बिनेशन। कल के क्लास में हम लोगों ने रेसिस्टेंस के बारे में पढ़ा था, रेसिस्टेंस की सारी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, कैसे रेसिस्टेंस चेंज होता है, लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बदलने से भी बदल जाता है, वहाँ तक हम लोगों ने कल पढ़ा था। ठीक है ना, तो एक चीज़ पढ़े थे कल, हम लोग रह गया था कि क्या होगा यदि लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दोनों बदल दिए। ठीक है ना, मतलब रेसिस्टेंस कल हमने दो कंडीशंस पढ़े, जिसमें पहला कंडीशंस क्या डिस्कस किए थे, अगर लेंथ चेंज हो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अनचेंज हो, तो एक अलग फार्मूला आया था R2=L2/L1 डिवाइडेड इंटू R1, ये था। और अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज किया था, लेंथ अनचेंज रखा था, तो R2 क्या आया था, A1/A2 इंटू R1, ये फार्मूला था हमारा। आज हम देखेंगे क्या, अगर दोनों चेंज कर दिया जाए, तो लेंथ भी चेंज कर दिया जाए और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी चेंज कर दिया जाए। ठीक है ना, तो यहाँ से समझो, देखो पहले रेसिस्टेंस का तीसरा कंडीशन, थर्ड कंडीशन में मैंने क्या बोला, यहाँ पर देखो लेंथ कैसा होना चाहिए, चेंज हो जाना चाहिए, और एरिया क्रॉस सेक्शन भी कैसा होना चाहिए, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी आपका चेंज होना चाहिए। तो मैंने बोला दोनों को चेंज करें, दोनों को क्या कर रहे हैं, चेंज करें। अच्छा, बट मटेरियल सेम हो, बट मटेरियल क्या हो, बट मटेरियल इज सेम। अच्छा, अगर मटेरियल सेम होगा तो रो सेम रह गया इस वक्त, यानी रो क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। अच्छा, अब अगर लेंथ चेंज की बात करते हो यहाँ पर, तो लेंथ चेंज करेंगे तो पहले लेंथ मान लो L1 था, तो L1 से कहाँ तक चेंज कर दिया, L2 तक। और अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की बात करते हैं तो पहले A1 था, A1 से कहाँ तक चेंज कर दिया, A2। तो जो रेसिस्टेंस होगा वो R1 था, तो R1 से कहाँ तक चेंज हो गया, R2 तक चेंज हो जाएगा। तो ओम्स के लॉ मतलब रेसिस्टेंस का फार्मूला लगाते हुए हम लोग देखेंगे, यानी R1 क्या हो जाएगा, रो L1/A1, ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन 1। अब अच्छा, वैसे ही R2 रो इंटू L2/A2, ये दो इक्वेशन मिला हमें। हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर है इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1। 2 में हमारे पास R2 है, इसलिए R2 डिवाइडेड बाय R1 इज इक्वल टू, R2 का एक्सप्रेशन पहले लिखना पड़ेगा, रो L2/A2 डिवाइडेड बाय, फिर R1 का एक्सप्रेशन लिखना पड़ेगा, रो L1/A1। रो और रो सेम है, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब बचा क्या हमारे पास, देखो R2/R1 इज इक्वल टू L2/A2 इंटू A1/L1। अब लेंथ को लेंथ के साथ रखो, एरिया को एरिया के साथ रखें, तब क्या मिल जाएगा, R2/R1 इज इक्वल टू L2/L1 गुना A1/A2। मतलब लेंथ का रेशियो और इसका रेशियो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का रेशियो और R2। अब देखो यहाँ से, यानी R2 अगर सिर्फ निकालना है तो R2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R1 इंटू L2/L1 गुना A1/A2। मतलब ये कितने रेशियो से चेंज हुआ, ये कितने रेशियो से चेंज हुआ, दोनों रेशियो को मल्टीप्लाई कर दो, किससे, R1 से। वो क्या प्रोड्यूस करके देगा आपको, R2 प्रोड्यूस कर देगा। तो एक क्वेश्चन हम इस पर भी देखेंगे, इसको नोट कीजिए पहले। ओके, अब देखो इधर डाल दो। हाँ, यानी कि अगर अब हम रेसिस्टेंस की बात करें यहाँ पे, ठीक है ना, कि ऐसा कोई क्वेश्चन हो जिसमें लेंथ भी चेंज किया रहेगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी चेंज किया रहेगा, तो आप इस फॉर्मूला पर बना सकते हैं। अगर मटेरियल चेंज ना करें तो, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आपके पास क्वेश्चन कुछ ऐसा है, ठीक है ना, मान लेते हैं क्या कि इफ द लेंथ ऑफ कॉपर वायर इज increase to twice, ठीक है, लेंथ क्या कर रहे हैं, increase to twice, and area of cross section of wire is reduced to half, then what will be the resistance of copper wire if R1 is 8 ohm। मतलब इनिशियल देखो, यानी क्वेश्चन को समझते देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन,
कि इफ द लेंथ ऑफ कॉपर वायर इज इंक्रीज टू ट्वाइस, मतलब लेंथ को हम 2 गुना कर दे रहे हैं और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को क्या कर दे रहे हैं, रिड्यूस टू हाफ कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ऐसा समझ देखो, यानी कुछ ऐसा हो सकता है जैसे मान लो क्या आपके पास एक कंडक्टर, मान लो ये कंडक्टर, ठीक है ना, यहाँ पे उतना स्पेस है, मान लो यहाँ पर ऐसा मान लो तो एक कंडक्टर है आपके पास, और इस कंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मतलब पहले तो लेंथ देख लें, L1 इक्वल टू L मीटर, ठीक है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब ये आपका A1 इज इक्वल टू कितना है, A मीटर। अब मैंने बोला क्या आपको यहाँ पर समझो कि लेंथ को दुगना कर देना और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को हाफ कर देना। तो ऐसे समझो, इसको अगर मैं आधा कर दूँ, इसको मैं आधा कर दूँ और आधा करने के बाद जो हाफ सेक्शन और हाफ सेक्शन दोनों को जोड़ दें, मतलब देखो A को आधा किया तो A2 आपका कितना आ गया, A/2, ठीक है ना, और आधा करने के बाद उसको जोड़ दे रहे हैं तो इसका लेंथ है L और इसका लेंथ हो गया L, तो कुल लेंथ ऑफ दिस वायर कितना हो गया 12, यानी L इज इक्वल टू क्या है, L2 इक्वल टू क्या है 12। यही करा ना क्वेश्चन, देखो इफ द लेंथ ऑफ कॉपर वायर इज इंक्रीज टू ट्वाइस, कितने टाइम बढ़ाना है 12 टाइम, एंड द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर इज रिड्यूस टू हाफ, मतलब ऑटोमेटिकली क्या करना है, इसके थिकनेस को आधा घटा देना है और उसी तार को खींच देना है। तो जब थिकनेस को आधा घटा के खींच देंगे तो जितनी लंबाई थी उसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, 2 गुनी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 2 गुनी हो जाएगी, यानी L2 2L है, L1 L मीटर है, A1 A मीटर है और A2 A/2 है। सबकी वैल्यू यहाँ पर रख दें क्योंकि R1 इज इक्वल टू कितना ओम गिवन है, 8 ओम गिवन है। इन सारे कॉन्सेप्ट को इस एक्सप्रेशन में रखो। जब सबकी वैल्यू को इस एक्सप्रेशन में रखें तो आपके पास क्या है, R2 इक्वल टू R1 इंटू रेशियो ऑफ L2 बाय L1 गुना रेशियो ऑफ A/A2। तो यानी यहाँ पर देखो R2 इक्वल टू R1 कितना ओम है, 8 ओम, गुना कितना लेंथ है, देखो L2 कितना आपका 12 बटा L1 कितना आपका L मीटर, गुना A1 A है, देखो A1 कितना आपके पास A मीटर स्क्वायर, A2 कितना है A/2, ऐसा हो गया 2 को ऊपर करो, सो दैट R2 इक्वल टू 8 गुना 2L बाय L गुना 2A/A, ऐसे कुछ होगा, A कट जाएगा, अब देखो L से L कट गया, A से A कट गया, 2 दूनी 4 8 छक 32, सो दैट R2 इक्वल टू कितना ओम हो गया 32 ओम हो गया। सो दैट इज द टाइप ऑफ क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस एक्सप्रेशन। समझ में आ गया ना, इससे ज़्यादा डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन आपके लिए आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग 10th क्लास के अकॉर्डिंग इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं मिलेगा, है ना। हाँ ठीक है, तो नेक्स्ट है आपको समझना क्या है, यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। अब हम समझेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस। तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस आपको याद होगा, जब हम सिंबल में डिस्कस कर रहे थे तो सिंबल में आपको बताया था कि 2 टाइप का कॉम्बिनेशन हम लोग रेसिस्टेंस का बनाते हैं। एक बनाते हैं हम क्या सीरीज कॉम्बिनेशन और एक बनाते हैं क्या पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो 2 टाइप का कॉम्बिनेशन हम लगाते हैं। अब आपके पास क्वेश्चन ये है कि चलो ठीक है, कॉम्बिनेशन तो हम 2 टाइप का बनाते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो उसका नीड क्या होता है, व्हाट इज़ द नीड ऑफ दैट कॉम्बिनेशन, कि क्यों हम सर्किट को सीरीज में भी बनाते हैं और क्यों सर्किट को हम पैरेलल भी बनाते हैं, उसका रिक्वायरमेंट क्या है। तो सबसे पहले आपको एप्लीकेशन समझना कंपलसरी होता है। तो हम लोग कह सकते हैं क्या, देखो कि अगर मान लो मैं एक प्रैक्टिकल लैब की बात कर लेता हूँ कि चलो लैब में मान लेते हैं ऐसा कि मान लेते हैं क्या कि लैब में हमें क्या करना है, हमारे पास लैब में जो बैटरी अवेलेबल है वो लो वोल्टेज बैटरी अवेलेबल है और उस लो वोल्टेज बैटरी से हमें हाई वोल्टेज सर्किट में क्या करना है, करंट पास आउट करना है। क्या करना है, हाई वोल्टेज सर्किट में करंट पास आउट करना है। तो अगर उस लो वोल्टेज बैटरी से हम हाई वोल्टेज सर्किट में करंट पास आउट करना चाहेंगे तो उसमें करंट जाएगा, नहीं जाएगा। तो करंट ले जाने के लिए हम उसके कॉम्बिनेशन को क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। क्या कर देते हैं, कॉम्बिनेशन को चेंज कर देते हैं, क्योंकि हमारे पास ओम्स का एक नियम है। ओम का नियम क्या कहता है, देखो V = क्या होता है, IR होता है। तो हम क्या कह रहे हैं आपको कि हाई वोल्टेज सोर्स में
लो वोल्टेज सोर्स से क्या पास आउट करना चाह रहे हैं, करंट पास आउट करना चाह रहे हैं, यानी I इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बाई R। यानी किसी तरीके से यदि हम उस सर्किट का रेसिस्टेंस को क्या करें, घटा दें, किसी तरीके से उस सर्किट के रेसिस्टेंस को हम क्या करें, घटा दें, तो अल्टीमेटली क्या घट जाएगा, सर्किट का पोटेंशियल घट जाएगा। और जैसे सर्किट का पोटेंशियल घट जाएगा तो लो पोटेंशियल से भी उस सर्किट में हम क्या भेज पाएंगे, करंट भेज पाएंगे। क्या भेज पाएंगे, करंट भेज पाएंगे। आगे समझ में कोई कंफ्यूजन तो नहीं ना। तो सेम चीज़ देखो, यानी कि वहाँ पर एक बार रेसिस्टेंस को क्या करना है, हमें घटाना है। क्या करना है हमें, रेसिस्टेंस को घटाना है। तो रेसिस्टेंस को घटाने के लिए जब हमने प्रैक्टिकल चीज़ किया तो हमने दो कंक्लूजन ड्रॉ किया कि यदि बहुत सारे रेसिस्टर को सीरीज में जोड़ देते हैं, मतलब एक रेसिस्टर के प्लस तार को दूसरे रेसिस्टर के माइनस से जोड़ देते हैं तो उसका रेसिस्टेंस बढ़ जाता है। और दो रेसिस्टर का दोनों पॉजिटिव टर्मिनल एक साथ और दोनों नेगेटिव टर्मिनल एक साथ कनेक्ट कर देते हैं तो उसका रेसिस्टेंस घट जाता है। यानी सीरीज कॉम्बिनेशंस में देखा तो रेसिस्टेंस बढ़ गया और पैरेलल कॉम्बिनेशंस में देखा तो रेसिस्टेंस क्या हुआ, घट गया। पैरेलल कॉम्बिनेशंस में रेसिस्टेंस घट गया और सीरीज कॉम्बिनेशंस में रेसिस्टेंस बढ़ गया। तो इसलिए हमें दो चीज़ पता चला कि लोअर पोटेंशियल पर हाई पोटेंशियल ले जाना तो पैरेलली कंबाइन कर दो, और हाई पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में भेजना है तो रेसिस्टेंस हाई कर दो। ठीक है ना। फिर से लोअर पोटेंशियल से हाइयर पोटेंशियल में भेजना है तो रेसिस्टेंस लो कर दो, और हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में करंट भेजना है तो रेसिस्टेंस हाई कर दो। क्या चेंज करना है दोनों कंडीशन में, रेसिस्टेंस चेंज करना है। इसलिए हमने कॉम्बिनेशन बनाया, इसलिए हमने क्या बनाया, कॉम्बिनेशन बनाया। क्लियर हो गया ना, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना। यानी एप्लीकेशन समझो, देखो एप्लीकेशन ऑफ कॉम्बिनेशन। तो एप्लीकेशन ऑफ कॉम्बिनेशन क्या था, तो इसको दो तरीके से पढ़ सकते हैं, टू इंक्रीज द रेसिस्टेंस, टू डिक्रीज द रेसिस्टेंस। तो पहला टू इंक्रीज द रेसिस्टेंस, कैसा कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है ना। टू डिक्रीज द कॉम्बिनेशन, टू डिक्रीज द रेसिस्टेंस, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो कैसा कॉम्बिनेशन बनाएंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। सो दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ दैट रेसिस्टेंस, ठीक है। कोई कंफ्यूजन तो नहीं आना आता। ओके, अब हम लोग पढ़ेंगे क्या इसमें, नोट करो इसको एकदम। ठीक है। तो सबसे पहला पैरेलल से पहले हमें क्या पढ़ना है, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस, ठीक है। रीतिका भी इधर आने दो, रखो उसको, बाद में लिख लेना, इधर जाना। ओके, तो देखो सबसे पहला हमें पढ़ना है क्या, सीरीज कॉम्बिनेशन। मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। और ये 10th के हिसाब से डेरिवेशन है और इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है जो पूछा जाता है ना। दो टाइप का कॉम्बिनेशन है और दोनों टाइप का कॉम्बिनेशन आपको पूछा जाता है बोर्ड के एग्जाम में। तो इसलिए आप ये डिराइव एन एक्सप्रेशन ऑफ रेसिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन, तो एक्सप्रेशन को डिराइव करने के लिए जो भी फॉर्मेट है उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो मैंने बोला क्या, समझने के लिए कि सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है। तो सीरीज कॉम्बिनेशंस और पैरेलल कॉम्बिनेशंस को पहचानने के लिए कुछ रूल बनाएंगे। क्या रूल बनाएंगे, तो यहाँ पर देखो, जैसे मान लेते हैं क्या कि मान लो आपके पास 3 रेसिस्टर हैं, मान ज़्यादा रेसिस्टर का एग्जांपल हमने लेते हैं, मान लो 3 रेसिस्टर है आपके पास, R1, R2, R3, 3 डिफरेंट रेसिस्टर। तो मैंने बोला क्या, ये एक रेसिस्टर है R1, ये एक दूसरा रेसिस्टर है R2, और ये एक तीसरा रेसिस्टर है R3। तो आपके पास 3 रेसिस्टर है R1, R2, R3। इसको कैसे कंबाइन करना है, सीरीज में कंबाइन करना है। तो मैंने बोला क्या, चलो सीरीज में इसको कंबाइन करके दिखाते हैं। तो सीरीज में कंबाइन करने के लिए हम बोलते हैं क्या, जैसे मान लो क्या, इसका एक टर्मिनल A है, एक टर्मिनल B है, इसका एक टर्मिनल C है, D है, इसका एक टर्मिनल D है, इसका टर्मिनल मान लो तुम P है, और इसका टर्मिनल मान लें क्या, Q। तो 2 टर्मिनल इस कार में भी, 2 टर्मिनल इसमें भी, 2 टर्मिनल इस रेसिस्टर में भी, तो 2 टर्मिनल दोनों रेसिस्टर, तीनों रेसिस्टर में है। इसको कंबाइन करना है सीरीज में। तो सीरीज का नियम ये कहता है कि ऐसे कनेक्ट कर दो इसको, मान लो क्या,
ऐसा कर दिया, यानी कि यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर और यहाँ पर, यानी कहने का मतलब देखो ये तार का ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ये आपका सी पॉइंट, ये आपका डी पॉइंट, ये आपका पी पॉइंट और ये आपका क्यू पॉइंट। उसके बाद क्या करते हैं, इससे सेल कनेक्ट करते हैं। क्या कनेक्ट करते हैं सॉरी सेल, सेल मतलब क्या होता है, बैटरी। तो बैटरी जब कनेक्ट करते हैं तो बैटरी का ये कौन सा टर्मिनल है, पॉजिटिव, ये कौन सा टर्मिनल। तो क्या होता है देखो कि सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट जाता है और घूम के निगेटिव से वापस आता है, ऐसा पढ़ा ना क्लोज सर्किट के लिए। तो अब जब हम यहाँ से आई एम्पियर का करंट भेज रहे हैं, देखो ये वी वोल्ट का सेल है और ये क्या कर रहा है, आई एम्पियर का करंट भेज रहा है। तो ये तार में से यहाँ पर ऐसे घूम के आया, यहाँ पर भी कितना करंट है, आई एम्पियर। तार में से ऐसे आया, कितना करंट है, आई एम्पियर। इस सर्किट में ये आपका R1 है, ये आपका R2 है और ये आपका क्या है, R3। तो पहले रेसिस्टर को आई एम्पियर मिला, वापस फिर निकला, फिर दूसरे को मिला आई एम्पियर, फिर तीसरे को मिला आई एम्पियर, फिर सर्किट से वापस इसको आई एम्पियर का करंट मिला। क्या करंट कहीं डिवाइड हुआ, नहीं हुआ। क्या करंट का पाथ एक सिंगल पाथवे है या डिफरेंट पाथवे है, सिंगल पाथवे। तो एक ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें करंट को फ्लो होने के लिए सिर्फ और सिर्फ कितने पाथवे प्रेजेंट हो, सिंगल पाथवे प्रेजेंट हो, तो उस टाइप की कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं, समझ में आ गया। मतलब सीरीज कॉम्बिनेशंस के लिए पहला नेसेसरी कंडीशंस क्या है कि इन द सर्किट देयर इज नो अदर पाथवे इज प्रेजेंट फॉर द फ्लो ऑफ करंट। दैट मींस सिंगल पाथवे, ओनली सिंगल पाथवे विल बी अवेलेबल फॉर द फ्लो ऑफ करंट। तो इसलिए सिंगल पाथवे इसको, पहला चीज समझ में आ गया। अब दूसरा एक चीज और समझो, यहाँ पर दूसरा एक चीज और समझना है। जब ये सेल का पॉजिटिव टर्मिनल इस रेसिस्टर के पहले ए पॉइंट को हम दे रहे हैं, तो यहाँ पर कौन सा नेचर है, प्लस, यानी ये वाला कौन सा नेचर कहा जाएगा, प्लस का। फिर ये दूसरे रेसिस्टर के सी पॉइंट को मिलेगा, तो ये कौन सा तार चल रहा है, अच्छा बी किसका पॉइंट है, R1 का। तो R2 वाला पॉइंट क्या है, इसलिए हम सी की बात अभी कर रहे हैं। सी पॉइंट को क्या मिलेगा, पॉजिटिव करंट, यानी ये दूसरे का पॉजिटिव तार। अच्छा फिर ये करंट चला, पहला पॉइंट क्या है, तो तीसरे का ये पी जो है वो कौन सा टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल। अब इधर से वापस से चलते हैं, इधर कौन सा टर्मिनल है, माइनस। माइनस वाला सबसे पहला किसको मिल रहा है, क्यू को मिल रहा है, इसलिए ये वाला कौन सा पॉइंट, नेगेटिव। अब ये निगेटिव वाला किसको मिलेगा, डी को मिलेगा, तो डी वाला निगेटिव। अब ये निगेटिव वाला किसको मिलेगा, डी को मिलेगा। यानी देखो पहला तार, पहले रेसिस्टर का निगेटिव टर्मिनल दूसरे रेसिस्टर के किससे कनेक्टेड है, तो एक रेसिस्टर का निगेटिव दूसरे के पॉजिटिव से कनेक्टेड हो, देन दिस टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन इज आल्सो कॉल्ड। आगे समझ। तो दो नियम है पहचानने का, कि आप पहचान सकते हैं इन्हीं दोनों नियम से कि ये सीरीज कॉम्बिनेशन है या पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो दो नियम है। एक नियम क्या कहता है कि ओनली सिंगल पाथवे इज अवेलेबल फॉर द फ्लो ऑफ करंट, एक तो नियम ये कहता है। दूसरा नियम क्या कहता है कि द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वन रेसिस्टर इज कनेक्टेड थ्रू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ अदर रेसिस्टर, या फिर आप इसको लिख सकते हैं द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ वन रेसिस्टर इज कनेक्टेड थ्रू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अनदर रेसिस्टर। सो दिस टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड सीरीज। सर लेकिन अगर सीरीज नहीं वहाँ पे प्लस हुआ तो फिर पैरेलल में आ जाना चाहिए। हाँ तो ये सीरीज है ना, अभी तो पैरेलल तो है नहीं, ठीक है ना, समझ में आ गया ना। तो देखो यानी सबसे पहला रूल जो हम कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब होता है क्या, ऐसा समझो कि इफ R1 R2 और R3 तीन रेसिस्टर लिया है ना, देखो यहाँ पर है ना, सिर्फ R1 R2 एंड R3 3 रेसिस्टर आर connected in such way, ठीक है ना, if R1 R2 and R3 three resistor are connected in such way that only single path is available for flow of current, ऐसा से लिख सकते हैं।
the negative terminal of one resistor is connected with positive terminal of another resistor, and the negative terminal of one resistor is connected with positive terminal of other resistor, then it is called what? Then it is called series combination. series combination. क्लियर हो गया ना? कोई कंफ्यूजन तो नहीं ना? तो सीरीज कॉम्बिनेशंस का ये पैटर्न है, क्लियर है? ठीक है ना? नोट करो फटाक से, बिना टाइम गवाए 2 मिनट में, ठीक है इसको। ओके, अब देखो, यानी कि हमने बोला क्या, सीरीज कॉम्बिनेशंस में 2 प्रॉपर्टीज आपको अभी समझ में आया कि करंट डिवाइड नहीं हो रहा है और सिंगल पाथ पे है, ठीक है। और तीसरा चीज आपको क्या पता चला है, इन माइनस और प्लस वाला कनेक्टेड होगा। तो प्रॉपर्टीज ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन, तो सबसे पहला चीज हम क्या बोल रहे हैं, सिंगल पाथ फॉर फ्लो ऑफ करंट, सिंगल पाथ फॉर फ्लो ऑफ करंट, मतलब करंट को फ्लो होने के लिए सिंगल पाथ, ठीक है। तो सिंगल पाथ फॉर फ्लो ऑफ करंट। दूसरा चीज जो हम समझ पा रहे हैं वो क्या था, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ रेसिस्टर कनेक्टेड विथ पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ रेसिस्टर। अच्छा, तीसरा चीज देखो, तीसरा चीज जो हम समझ सकते हैं वो आपको डायग्राम से ही समझ में आएगा, ठीक है। तो डायग्राम अब इस बार थोड़ा सा छोटा बनाते हैं, ऐसा सोचता है? खत्म हो गया। अरे कोई बात नहीं, बंद हो गया, हाँ? 1% बचा। कम ये है आपका, हाँ ओके। तो देखो, यानी कि इसमें एक चीज़ और समझना था आपको कि निगेटिव टर्मिनल और पॉजिटिव टर्मिनल एक दूसरे से कनेक्टेड, ठीक है। अब देखो, ऐसे मान लो कि आपका, जैसे ये आपका रेसिस्टर R1 था, R2 ये R2 है और ये R3, ठीक है। और इसको अगर हम बैटरी से कनेक्ट कर दें, तो बैटरी से कनेक्ट करने के बाद हमने क्या बोला कि इसके पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल की ओर I एम्पीयर का करंट जाएगा। तो क्या करंट डिवाइड होकर गया या बिना डिवाइड होकर गया? बिना डिवाइड होकर गया, मतलब I एम्पीयर का करंट यहाँ पर भी है, यानी I इसको भी मिला, I इसको भी मिला, I इसको मिला, फिर वापस आ गया, है ना। तो कहने का मतलब देखो, यानी जो करंट है, करंट थ्रू द ईच रेसिस्टर, कांस्टेंट या वेरिएबल? कांस्टेंट। तो तीसरा प्रॉपर्टी जो आपको याद रखना, देखना, करंट थ्रू each resistor is constant, ठीक है, यानी I constant, यानी I जो है वो क्या हो गया, constant। अब देखो चौथा चीज को ना, फ्रॉम ओम्स लॉ। अब देखो, फ्रॉम ओम्स लॉ हम लोग क्या पढ़ते हैं, ओम्स लॉ के हिसाब से कि V इज इक्वल टू क्या होता है, IR। V इज इक्वल टू क्या होता है, IR। क्या तीनों का रेसिस्टेंस सेम है या अलग अलग? R1, R2, R3 तीनों सेम है या अलग अलग? देखो, ये सेम भी हो सकता है और अलग अलग भी हो सकता है, ठीक है ना। तो पहले हम इसको अलग अलग मान के चलते हैं, सेम बाद में हम मान के चलेंगे। तो अगर मान लो इसका रेसिस्टेंस R1 है, इसका रेसिस्टेंस R2 है, इसका रेसिस्टेंस R3 है, तो क्या हो रहा है एक्चुअली में, देखो करंट कितना मिला, I। तो यहाँ से देखो V इक्वल टू क्या है, IR। करंट मिला इसको I, रेसिस्टेंस R है R1। अच्छा, तो I इंटू RV मिलता है, तो I इंटू R1 क्या मिलेगा, क्लियर है ना। अच्छा, दूसरे में आते हैं, दूसरे को करंट कितना मिला, I। दूसरे को करंट मिला I इंटू, इसका रेसिस्टेंस कितना है, R2, मस्ट बी इक्वल टू क्या, V2। अच्छा, तीसरे को करंट मिला I और उसका रेसिस्टेंस क्या है, R3, तो तीसरा कितना पोटेंशियल, V3। यानी ये V1 पोटेंशियल यूज कर रहा है, ये V2 पोटेंशियल यूज कर रहा है और ये V3 पोटेंशियल यूज कर रहा है। यानी तीनों रेसिस्टर एक पोटेंशियल या अलग अलग पोटेंशियल, अलग अलग पोटेंशियल, यानी सीरीज में पोटेंशियल का क्या होगा, ड्रॉप होगा, पोटेंशियल का क्या होगा, ड्रॉप होगा। इसको बोलते हैं ड्रॉप ऑफ पोटेंशियल। क्या बोलते हैं इसको, ड्रॉप ऑफ पोटेंशियल। तो चौथा यानी पांचवा चीज, यानी यहाँ से चौथा चीज में क्या देते हैं हम लोग
ड्रॉप ऑफ पोटेंशियल घटेगा। टेक्स प्लेस। हाँ मतलब ऐसा मान के चलो कि ये अगर 10 वोल्ट दे रहा है तो 2 वोल्ट अगर ये यूज़ किया, 3 वोल्ट अगर ये यूज़ किया तो 3 + 2 कितना हो गया? 5। बचा कितना वोल्ट? तो 5 वोल्ट ये यूज़ किया। आगे समझ में? अब अगर ये 10 वोल्ट दे रहा था तो इसको 2 मिला, इसको 3 मिला, इसको 5 मिला, तो सबको जोड़ने के बाद कितना मिला? 10 मिला। यानी कि यहाँ से ड्रॉप ऑफ पोटेंशियल टेक्स प्लेस, यानी पांचवा चीज क्या देख सकते हैं, यानी V टोटल इज इक्वल टू V1 + V2 + V3 होगा। ठीक है ना? अच्छा, एक चीज और समझो, देखो जो ये जो सर्किट का है ये क्या है? V टोटल होगा। अच्छा, यानी V टोटल इज इक्वल टू, अगेन फ्रॉम ओम्स लॉ, V टोटल इज इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस टोटल इन सीरीज। लिख दे, रेजिस्टेंस टोटल इन सीरीज। तो ये हो गया आपका 1, और यहाँ से V टोटल इज इक्वल टू V1 + V2 + V3 लिख सकते हैं, यस सर। है ना? और V2 इज इक्वल टू, देखो V1 की जगह पर क्या है? सर डेल्टा IR1 भी तो प्लस, लिख सकते हैं सर। हाँ डेल्टा V लिख सकते हो। V2 इज इक्वल टू IR2, V3 इज इक्वल टू IR3। IR3, और ये V टोटल किसके बराबर है? IRS। IRS इज इक्वल टू, I कॉमन लेने इधर क्या मिलेगा? R1 + R2 + R3। R3। I से I कैंसिल आउट हो क्या? R कॉमन ले ले। 1 2 3 R in resistance in series is equal to R1 + R2 R2 + R2 R3, यानी ये सम करके मिलेगा। R कॉमन ले तो फाइनल रेजिस्टेंस भैया, नहीं, I × RS हाँ। VT या VS। VT और VS एक ही बात हुआ ना? डेल्टा भी- मतलब पोटेंशियल इन सीरीज या पोटेंशियल ऑफ टोटल पोटेंशियल ऑफ द सर्किट एक ही चीज हो गया ना? देखो ये VT यहाँ पर लिखो या लेटर VS, से- एक ही बात हो जाएगा। यहाँ पर कोई डिफरेंसेस यहाँ पर लगा यार लेटर से मैंने रिप्रेजेंट। समझ में आ गया ना? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? अभी है। अब देखो, आप इधर जाना है। हाँ, हमारे पास क्या एक्सप्रेशन आ गया? RS = R1 + R2 + R3। मतलब अगर कोई एक सिंगल सा उठा लो, चलो यानी ऐसा समझ में, ऐसा एक एग्जांपल ले लेते हैं। ऐसा कुछ है ना? हम बोले क्या? R1 = मान लो 2 ओम, R2 = 3 ओम, और R3 = 1 ओम, ऐसा कुछ मान लो। तो इस सर्किट का जो कॉम्बिनेशन आएगा वो कॉम्बिनेशन क्या है? RS = R1 + R2 + R3, यही है ना फॉर्मूला? यानी RS = देखो R1 कितना है? 2 + R2 कितना है? 3 + 1 इज इक्वल टू कितना हो गया? सो दैट RS = 3 + 5 = 6। अब आप खुद बताइए, देखिए क्वेश्चन के कारण से होता है। ये कुल सर्किट का रेजिस्टेंस है, कितना है? 6 ओम, और ये 2 ओम सिंगल रेजिस्टर का। तो रेजिस्टेंस बढ़ा या घटा? बढ़ गया ना? तो सीरीज कॉम्बिनेशंस में रेजिस्टेंस क्या होता है? इंक्रीज होता है। पहला चीज समझ में आ गया? अच्छा, एक चीज और समझिए, द कॉम्बिनेशन, द रेजिस्टेंस ऑफ द कंबाइंड सर्किट इज ऑलवेज ग्रेटर देन दैट इंडिविजुअल। फर्स्ट क्या? इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, इससे भी ज़्यादा होगा, इससे भी ज़्यादा होगा, इससे भी ज़्यादा होगा। इनफाइनाइट नंबर भी लगा दो तो सबसे भी कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस हमेशा इंडिविजुअल से क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो 2 प्रॉपर्टी समझ में आ गया। तो पहला हम क्या बोलेंगे? छठा, रेजिस्टेंस इन सीरीज इंक्रीजेस, 7वां पॉइंट, रेजिस्टेंस फॉर द कॉम्बिनेशन इज ऑलवेज ग्रेटर देन द रेजिस्टेंस फ्रॉम इंडिविजुअल। कोई लड़ाई कर रहे थे ये? ओके, यानी यहाँ पर छठा का पहला क्या लिख सकते हैं? यहाँ पर छठा का पहला इन सीरीज कॉम्बिनेशन, इन सीरीज कॉम्बिनेशन, वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। इन सीरीज कॉम्बिनेशंस रेजिस्टेंस इंक्रीजेस। इन सीरीज कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस इंक्रीजेस। सेकंड पॉइंट क्या समझ में आ रहा है आपको? the resistance of combination of series is always greater than individual resistance। लड़ाई हो गया, हाँ? लड़ाई हो रहा है।